हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पुरानी वाली वीडियोस देख ली होंगी और उसमें जो जो करंट अफेयर थे वो आपने कर लिए होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास कौन सी वाली, पहली नेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने इंटरनेशनल करी थी, आज हम पहले नेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, देखते हैं। देखिए, कहता है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। अब आपको थोड़ा सा तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर आती है बच्चे, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर आती है। जगह का नाम है लबाद, पढ़ते होंगे शायद इसको, और ये कहाँ पर आता है आपके पास, गुजरात में आती है। ठीक है, तो ये गांधीनगर गुजरात, और एग्जैक्ट जगह देखी जाए तो लबाद एक जगह है, वहां पर ये आती है। ठीक है, इसने एक एमओयू साइन करा है। एमओयू क्या होता है बच्चे, आपके पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन करा है। किसके साथ करा है, तो NSEIX और NSEICC। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है अगर हम बात करें तो गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन करा है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या किस बारे में ये सारा का सारा चीजें साइन की गई है। तो आपको याद रखना है बच्चे, जिसके अंदर स्किल बढ़ाने की बात हो रही है। पहले समझते हैं, देखिए क्या है। कहता है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज की अगर आप बात करें यहाँ पर, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल क्लियरिंग हैज साइंड MOU ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस। अब कौन सा कॉर्पोरेशन बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं बच्चे कि यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में क्या हो जाएगा बच्चे कि ये दोनों पार्टीज मिलके, मतलब ये जो दोनों MOU साइन हो रहे हैं, इस MOU के अंदर क्या किया जाएगा, अपस्किलिंग की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे आपकी, मतलब जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आपकी अपस्किलिंग की जाएगी। और साथ में क्या दिया जाएगा बच्चे, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटीज के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, फाइनेंशियल थ्रेट के बारे में आपने सुना होगा। इन सब से कॉम्बैट करने के लिए ये MOU यहाँ पर साइन किया गया। ठीक है, और इसका एम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऑल्सो एम्स टू कंडक्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट combined online offline certification program and support capacity building for students and faculty। ठीक है, ये तो छोड़ भी देंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ MOU यहाँ पर साइन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा स्टैटिक पे, क्योंकि आप बच्चों ने कमेंट पे लिखा था कि स्टैटिक भी थोड़ा सा बताइए। ठीक है, अब देखिए जरा सा यहाँ पे स्टैटिक जोड़ते हैं। ठीक है, यहीं पे जोड़ देती हूँ आपके पास स्टैटिक, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखिए जब आप गुजरात की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, जब आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की कैपिटल क्या आ जाती है, तो गुजरात की कैपिटल क्या आ जाती है यहाँ पे, गांधीनगर। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया आपके पास कि गुजरात की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या आ जाती है, गांधीनगर। सेकंड, अगर आप सबको पता हो तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम क्या आता है बच्चे, अहमदाबाद। याद रखना है आपने। और इस अहमदाबाद को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको, हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। दो बातें हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात कब बना था, तो 1 मई 1960 को किसका गठन किया गया था। आप सबको पता होगा, बॉम्बे प्रोविंस से मराठी बोलने वाले लोगों को अलग किया गया और गुजराती बोलने वाले लोगों को अलग किया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम CM की बात करें तो CM कौन आते हैं यहाँ पर, तो आपको याद रखना है भूपेंद्र पटेल कौन आ जाते हैं यहाँ पे, CM आ जाते हैं, क्लियर रखना है आपने। और गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है यहाँ पे, आचार्य देवव्रत। ये कौन आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे, इसके गवर्नर आ जाते हैं। क्लियर हो गया आपके पास दो क्वेश्चन। और जब आप गुजरात की उसकी बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर कैसा है, तो आपको याद रखना है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है, सिंगल हाउस है। और जब भी आप सिंगल हाउस बोल रहे हैं मतलब वहाँ पर क्या है, विधानसभा है। ठीक है, क्लियर हो गया वाला भी आपके पास। तो थोड़े से फैक्ट हमने यहाँ पर सीखे, इसके साथ और भी 3-4 चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो गुजरात बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और किसके साथ शेयर करता है, महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्या ये कोई यूटी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल करता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी यूटी है, तो यूटी ऑफ दमन
एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, क्या नाम आ जाएगा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। क्लियर हो गया। क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है? बिल्कुल। तो गुजरात इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? तो आप याद रखेंगे शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पे तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं कहां पर? गुजरात में। उसमें से एक आ जाता है गिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन बन चुका है और अगर आप ध्यान देंगे तो आप टिक कर पाएंगे वहां पे। गिर आ गया। उसके अलावा एक मेराइन करके आ जाता है नेशनल पार्क, याद रखेंगे आप। तो गिर आ गया। उसके बाद ब्लैक बक, ये भी सुना होगा आपने शायद, ये भी कहां पर आ जाता है? तो आपको याद रखना है ये भी नेशनल पार्क कहां पर आ जाता है? गुजरात में ही। उसके अलावा एक और आ जाता है, क्या नाम है उसका? वंसदा। क्या नाम आ जाता है यहाँ पे? वंसदा। ठीक है। तो गुजरात की जब आप बात करते हैं तो कैपिटल क्या आती है? गांधीनगर। इसी में एक इंपॉर्टेंट सिटी है, क्या नाम है उसका? अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। गुजरात बना कब था? 1 मई 1960 को। गुजरात किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। अगर हमसे पूछा जाए कौन कौन सी स्टेट इसके साथ बॉर्डर टच करती हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। यूटी के नाम पर कौन सा है? दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो 4 आ गए। कौन कौन से? एक आ गया गिर, एक आ गया वंसदा, एक आ गया ब्लैक बक, एक आ गया मेराइन नेशनल पार्क। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? यहाँ पे गिर है। ठीक है। और आपको अगर पता हो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नदी आती है जिसका नाम क्या आता है? तापी। और तापी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है सूरत बसा हुआ है। और सूरत को ही डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? डायमंड सिटी भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया आपके पास? अभी हम यही फैक्चुअल इसके साथ पढ़ेंगे और अगली बार अगर गुजरात से रिलेटेड कोई और न्यूज आएगी तो और फैक्चुअल ऐड करेंगे। ठीक है। तो आपने ये तो याद ही रखना है। अगली बार मैं ये ना बताकर और एक्स्ट्रा कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है। ताकि आपका स्टैटिक यहां से कंप्लीट होता जाए। क्या गुजरात में कोई क्लासिकल डांस है? बिल्कुल नहीं, याद रखना है आपने। क्या यहां पर फोक डांस है? तो बिल्कुल है फोक डांस। आप देख सकते हैं जैसे फोक डांस में अगर आप देखें तो डांडिया आ जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद गरबा आ जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके फोक डांसेस आ गए। क्लियर हो गया बच्चे? तो गुजरात में जब आप बात करते हैं तो कौन कौन सा आ गया आपके पास? फोक डांस, एक डांडिया आ जाएगा और एक कौन सा आ जाएगा? गरबा। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया आपके पास फैक्चुअल, जो कि आपको एज इट इज याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी चीजें सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इकट्ठा करते चलेंगे मटीरियल, बहुत मटीरियल आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आते हैं आप अपनी यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज पे, जिसका नाम क्या आता है? C.Sign एग्रीमेंट विद IIT रुड़की एंड मंडी। ठीक है। देखिए, अब एक्चुअली में क्या है, द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, अ प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, किसके अंदर काम कर रहा है ये? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक किसने एग्रीमेंट साइन करा है? किसके साथ करा है बच्चे? तो IIT रुड़की कहां पर आ जाता है? उत्तराखंड। IIT मंडी कहां पर आ जाता है? हिमाचल प्रदेश। फॉर डेवलपिंग सेल फ्री, ध्यान रखना है, सेल फ्री 6G या 6th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी एक्सेस पॉइंट। ठीक है। अब देखिए बच्चे, क्या सीन है यहाँ पर, अगर आप देखें तो क्या होता है कि एक ना बेस स्टेशन होता है और उस बेस स्टेशन से क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एक बेस स्टेशन है, तो इस बेस स्टेशन से मेरा मोबाइल कनेक्ट होगा, मान लो A है, फिर A से फिर B कनेक्ट होगा, देन C, फिर इस तरीके से D। अब यहाँ से क्या है, इसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क में क्या आ जाता है? बिजी आ जाता है। कई बार आप सुनते होंगे ऐसा, या डेटा की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। इसी चक्कर में क्या करने की कोशिश की जा रही है? इन सब को एलिमिनेट करके अब 6G टेक्नोलॉजी जब लाई जाएगी तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सेस पॉइंट होंगे। मतलब मैं और आप जब भी अपने नेट चलाएं या ऐसी कोई भी चीज करें, हमें वहां पर किसी भी प्रकार की कोई स्पीड से रिलेटेड दिक्कत ना आए। ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है। देखिए, कहता है जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है सेल्यूलर टोपोलॉजीज का, उसके अंदर क्या होता है? जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक सिंगल बेस स्टेशन होगा। ठीक है, ये हो गया, और इससे एक फोन कनेक्ट, फिर 2, फिर दूसरे, तीसरा, सो ऑन, इस तरीके से कनेक्ट होता है। मोबाइल कस्टमर्स के बारे में कहता है सेल फ्री मैसिव मीमो। मीमो क्या है यहाँ पे? मल्टीपल इनपुट हो सकती है, मल्टीपल आउटपुट, एलिमिनेट्स सेल एंड बाउंड्रीज,
and deploy several access point across a region to serve many users simultaneously। ठीक है, मतलब अगर मैं और आप अगर नेट यूज़ कर रहे हैं तो मुझे और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब वो कॉलिंग नेट सब आ गया इसके अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है इसके साथ ही, कहता है द 6G प्रोजेक्ट गोल आर टू डेवलप एपी मतलब एक्सेस पॉइंट बनाने हैं फॉर इनेबलिंग 6G रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द 6G स्टैंडर्डाइजेशन, ड्राइव कमर्शलाइजेशन, जनरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये सब आप इसके साथ पढ़ सकते हैं, इस सीधी सीधी बातें की गई हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, याद रखना है आपने। और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, किसके अंदर, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंदर। उसके बाद कहता है इट इज़ अ रजिस्टर्ड पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। अभी आप इसके साथ पढ़ सकते हैं, कोई बारी बात नहीं है। और यहाँ पे आपको याद रखना है हेडक्वार्टर क्या आ जाता है इसका, नई दिल्ली आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हमने कौन से 2 स्टेट्स पढ़े यहाँ पर, कौन से 2 स्टेट्स पढ़े हमने यहाँ पे, उत्तराखंड और कौन सा पढ़ा एक आपने यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब इसके साथ भी 2-2 3-3 फैक्ट सीख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चे, जब आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो आप सबको पता है उत्तराखंड की राजधानी क्या आती है, देहरादून इसकी राजधानी हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया पहला आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड, इसी का पुराना नाम क्या था बच्चे, तो मैंने क्लासेस में आपको कई बार बताया हुआ है इसका पुराना नाम क्या था बच्चे, तो आपको याद रखना है इसका पुराना नाम उत्तरांचल था। क्या था इसका पुराना नाम, उत्तरांचल था। क्लियर हो गया। सेकंड, अगर आप बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेशनल पार्क है, जिसमें से एक आप याद रखेंगे कौन सा आता है, जिम कॉर्बेट। ध्यान रखना है आपने, और यही जिम कॉर्बेट हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क था। पर तब इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, क्या नाम था इसका, हेले नेशनल पार्क। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना, तो इसका पुराना नाम क्या था, हेले नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा एक और आप देखते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, राजा जी, सुना होगा आप सबने। ठीक है, क्या नाम आ जाता है, राजा जी नेशनल पार्क। उसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये नेशनल पार्क भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एक गोविंद नेशनल पार्क भी आ जाता है। ये सारे नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें उत्तराखंड में। क्लियर हो गया। क्या उत्तराखंड में कोई क्लासिकल डांस है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा हमारा आंसर। वहाँ पे कोई भी क्या नहीं है बच्चे हमारे पास, वहाँ पे क्लासिकल डांस वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सीएम कौन है, तो हम सबको पता होना चाहिए बच्चे, पुष्कर सिंह धामी। कौन है यहाँ पर, पुष्कर सिंह धामी, या पुष्कर सिंह भी आप लिख सकते हैं। ये कौन आ गए वहाँ पे, सीएम। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आ जाएंगे आपके पास गुरमीत सिंह। ठीक है, आपने याद रखना है गुरमीत सिंह कौन आ गए यहाँ पर, गवर्नर आ गए। क्लियर हो गया आपके पास ये वाला भी। उसके अलावा यहाँ पर अब उत्तराखंड कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर कुछ आपको क्या मिलते हैं, पासेस भी देखने को मिलते हैं। उसमें से एक पास आपको याद रखना है, नीति पास। ठीक है, याद रखेंगे आप नीति पास, और आप मुझे बताएंगे नीति पास किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, इंडिया तिब्बत को करता है या किसी और को करता है। उसके अलावा एक और पास आ जाता है जिसका नाम क्या आता है, लिपू लेक पास। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और उत्तराखंड से ही एक रिवर ओरिजिनेट करती है। क्या नाम है उस रिवर का बच्चे, तो आप याद रखेंगे क्या है रिवर का नाम, गंगा। ठीक है, और गंगा की लेंथ कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने इससे क्या सीख लिया, 2 पासेस के बारे में सीख लिया। ठीक है, और आपने क्या सीखा आज यहाँ पे, नेशनल पार्क के बारे में बात कर ली। ठीक है, उसके अलावा क्या उत्तराखंड कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल करता है बेटा। और किसके साथ करता है, तो आपको याद रखना है नेपाल, और नेपाल के साथ एक और कंट्री आ जाएगी आपके पास, चाइना। चाइना नहीं लिखा होगा तो तिब्बत देख लेंगे आप। ठीक है, चाइना नहीं लिखा होगा तो तिब्बत याद रखेंगे आप। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, क्लियर रखेंगे आप यहाँ पे। और नेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो एचपी के साथ करता है और यूपी के साथ करता है, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास किसके बारे में, ये हो गया आपके पास किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, चलिए अब 2-4 फैक्ट
फैक्ट सीख लेते हैं किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि हिमाचल डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी याद रखेंगे आप। 1971 को हिमाचल डे मतलब पहली बार कब बना था या फिर उसको स्टेटहुड कब मिला था, 25 जनवरी 1971 को बनकर आता है। ठीक है, 2 कैपिटल आती है यहाँ पर, तो वो 2 कैपिटल कौन कौन सी है, एक आती है शिमला और एक कौन सी आ जाती है आपके पास, धर्मशाला। ठीक है, आपने याद रखनी है, एक समर कैपिटल होगी और एक कौन सी कैपिटल आती है, विंटर कैपिटल आती है। जब आप नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आते हैं, जिसमें से एक आता है बच्चे पिन वैली, याद रखेंगे आप। एक कौन सा आ जाता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा एक आ जाता है आपके पास इंदर किला, याद रखेंगे आप। ठीक है, इंदर किला। उसके बाद एक आ जाता है खीर गंगा। ठीक है, और उसके अलावा एक आ जाता है आपके पास कौन सा वाला, एक आ जाता है आपके पास सिंबलबाड़ा। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे कौन सी स्टेट का कौन कौन सा नेशनल पार्क है। कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन देखा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क, तो आपको नेशनल पार्क के नाम लिखे होंगे और आपको स्टेट वाइज उसको क्या करना होगा, टॉप टू बॉटम आना होगा या बॉटम टू टॉप जाना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सीएम कौन है, तो आप सबको पता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जो पेपर नहीं निकाल रहे हैं आजकल, ठीक है, क्या आ जाते हैं आपके पास, सुखविंदर सिंह सुक्खू आ जाते हैं। और जब आप यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो क्या नाम आता है उनका, तो राजविंदर एलकर। ठीक है, आर एलकर आप याद कर सकते हैं, उनका क्या नाम आ जाता है, ये आ जाते हैं गवर्नर। ठीक है, और एक और बात, जैसे मैंने आपको वहाँ पे 2 पासेस सिखाए, वैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम क्या है, शिप किला। क्या नाम है इसका, शिप किला। और शिप किला से इंडिया में एक रिवर एंटर करती है, क्या नाम है उसका, सतलज। ठीक है, चलिए, तो अब आपने ये सीखा। अगर अगले हफ्ते कोई और इससे न्यूज आएगी तो मैं उसके साथ और डांसेस हो गया और कुछ ऐड कर दूंगी। ठीक है, ताकि आपको क्लियर है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए अगला करंट अफेयर कौन सा आता है अब अपने पास यहाँ पे, आई थिंक छूटा तो नहीं कोई भी, 1 मिनट, ये वाला हो गया। अब अगला बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखिए, कहता है त्रिपुत। अब पहला आता है आपके पास त्रिपुत, भारत का पहला बोलने का मतलब है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एडवांस फ्रीगेट फॉर इंडियन नेवी। देखिए, जब भी आप फ्रीगेट की बात करते हैं आपको पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर रखना है, फ्रीगेट का मतलब हो गया लड़ाई वाले जहाज। कौन से जहाज आ जाते हैं आपके पास, ये ऐसे जहाज जो क्या करते हैं बच्चे, जो कि लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब किसने इसको मैन्युफैक्चर करा है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, कहता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक PSU है। PSU बोलने का मतलब हो गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब सरकारी कंपनी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसने लॉन्च करा है GSL यार्ड 1258, जिसका नाम क्या है, त्रिपुत। और ये पहला इंडिजीनियस, अब ये फ्रिगेट का डेटा डूटा तो इतना तो कभी डिटेल में नहीं आता है, हाँ, पर नाम जरूर आ सकता है, और नाम क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, त्रिपुत। ये पता, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कहता है कितना किलोमीटर लॉन्ग है, तो आप याद रखेंगे 124, और कितना मीटर वाइड है, तो 15.5 मीटर वाइड आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। कहता है इट इज प्रोपेल्ड बाय 4 गैस टर्बाइंस हैं, जिनकी स्पीड अगर देखा जाए, मतलब इनकी स्पीड अगर देखी जाए तो 28 नॉट्स हैं। ये आप देख लेंगे इसके साथ, इतना तो चलो नहीं याद रखना है, इतना ही याद रह जाए बड़ी बात है आपके पास। और बनाने वाला कौन है इसे, तो आप याद रखेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसे बनाने वाला है। कहता है द फ्रिगेट इज बिल्ड विद इंडिजीनियस लो कार्बन माइक्रो अलॉय के साथ बना गया, ग्रेड स्टील के साथ बना हुआ है। इसके साथ साथ इसमें इंडिजीनियस पावर जनरेटिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डाले गए हैं, AC सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, स्टेबलाइजर क्रिएट किया गया है, और ये सब किसने प्रोड्यूस करा है, प्राइवेट कंपनी ने। ठीक है, बस इतना सा याद रह जाए, बड़ी बात है आपके लिए कि आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, कि त्रिपुत जो है वो इंडिया का पहला तो नहीं बोलेंगे, पहला इंडिजीनियस एडवांस फ्रिगेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ से थोड़े से फैक्चुअल न्यूज़ पे, फिर से बात कर लेते हैं किसके बारे में, पहले इंडियन नेवी के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चा, जब आप इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी की नींव किसने रखी थी, ब्रिटिश इंडिया ने पहले रखी थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसने रखी थी इनकी नींव, तो आप याद रखेंगे ब्रिटिश इंडिया ने रखी थी। और कब रखी थी बच्चा यहाँ पर, तो 1912 में, और 1912 में इंडिया गुलाम था किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 4 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज, क्या सेलिब्रेट करते हैं हम यहाँ पर,
4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेवी डे, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नेवी डे। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि चीफ कौन है अभी, तो इनकी अपॉइंटमेंट अभी बिल्कुल नई है। क्या नाम आता है? इनका नाम आता है एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। तो याद रखेंगे आप, दिनेश कुमार त्रिपाठी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा सीडीएस कौन है अभी? तो अनिल चौहान है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके अलावा गोवा के साथ एक फैक्ट देख लेते हैं कि गोवा कौन सी नदी के किनारे है? तो गोवा इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ मंडोवी। कौन सी नदी आ गई आपके पास? मंडोवी। और मंडोवी कैसी नदी है? जो आप पढ़ रहे हो, आप में से जो क्लासेस लगाता है उसको पता होगा कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अगर आप देखें इंडिया के मैप को, तो इंडिया के मैप को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी वाली? यहाँ पर मंडोवी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ एक करंट अफेयर और अभी आप आगे जोड़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा इस बार का, ठीक है। देखिए क्या है, कहता है असम। अब देखिए ये जो मोइदम्स हैं, अब इनको क्या पढ़ते हैं? मोइदम्स पढ़ा जाता है। अगर आप इन मोइदम की बात करें तो इन्हें असम का पिरामिड भी कहा जाता है। वैसे तो हमें कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं पिरामिड? तो इजिप्ट में देखने को मिलते हैं। वैसे ही असम का पिरामिड किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, मोइदम्स को कहा जाता है, ठीक है। जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब आप पढ़ते हैं किसके बारे में? मुगल्स के बारे में। तो मुगल्स में भी बाबर और हुमायूं को छोड़ दीजिए, अकबर को आप छोड़ दीजिए, जहांगीर के टाइम से, जहांगीर से लेके औरंगजेब तक पूरी की पूरी कोशिश की गई है कि जो नॉर्थ ईस्ट का अहोम किंगडम था उसे क्या किया जाए? उसे कैप्चर कर लिया जाए। याद रखना है आपने, क्या करने की कोशिश की गई है? इसे कैप्चर करने की कोशिश यहां पर की गई है, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर रखना है। तो किससे लेकर जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक पूरी की पूरी कोशिश रही है। माना जाता है कि औरंगजेब वाले टाइम पर एक बार ऐसा हुआ कि अहोम किंगडम मुगलों के पास आ गया, पर इन्होंने फिर खुद को क्या कर लिया था? इंडिपेंडेंट कर लिया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है एक्चुअली में मोइदम्स हैं क्या, पहले ये समझते हैं। तो ये एक दफनाने की मतलब देखिए, अगर आप देखें इस्लाम में तो टॉम बनाए जाते हैं। टॉम का मतलब हो गया कि दफनाने के बाद वो टॉम बनते हैं। बस उन्हीं टॉम्स को आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उनको आप कह रहे हैं यहाँ पे मोइदम्स, ठीक है। तो मोइदम्स को क्या कहा जाता है? माउंट बरियल सिस्टम। और माना जाता है बच्चे इसमें लगभग 90 बरियल साइट्स हैं। कितनी है यहाँ पे? 90 बरियल साइट्स हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, क्या नहीं बनता है, इस सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके यही न्यूज़ आप आगे भी पढ़ेंगे अभी, क्योंकि इंडिया इस बार हेड करने जा रहा है किसको? ये जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की जो मीटिंग है, इस बार हेड कौन करेगा? इंडिया करेगा। अभी आप समझेंगे, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे, ये जो है ये किसके हैं बच्चे? कौन सी डायनेस्टी आ गई? अहोम। और जहांगीर से लेके औरंगजेब तक सब यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं। विल बी कंसीडर्ड फॉर इंक्लूजन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। और मैंने अभी आपको बताया कि जो 46 नंबर का सेशन होने वाला है वो कहाँ पर होगा? इस बार इंडिया में होगा, ठीक है। अब अगला कहता है असम ऑलरेडी बोस्ट ऑफ 2। अब असम के पास 2 ऑलरेडी साइट्स थी पहले से ही। कौन कौन सी? काजीरंगा और मानस। ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क हैं। कहाँ के? असम के। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे इस वाली साइट को क्या कंसीडर किया जा रहा है? तो इसे पहली कल्चरल साइट कंसीडर किया जा रहा है। किसका? पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का। ये आपको क्लियर रखना है। इसे क्या घोषित किया जा रहा है? पहली कल्चरल साइट है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है इंडिया होस्ट दिस सेशन। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में कि इंडिया ने इसको होस्ट करा है और कहाँ पर करा है? भारत मंडपम में। करंटली 1199 प्रॉपर्टीज फ्रॉम 168 कंट्रीज किसके अंदर आती हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आती हैं। और ये द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, अब इसमें कौन कौन होता है ये तो नहीं याद रखना हमें, पर याद रखना है, देखो एक चीज लिखी है ना कि कितने साल में कितनी बार मिलते हैं यहाँ पर, तो वंस अ ईयर आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो गया असम के साथ आपका एक न्यूज, है ना। अब इसके साथ ही, अच्छा इसके साथ थोड़ा सा एक दो चीजें और ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए जब आप असम की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, जब आप असम की बात करते हैं तो असम जो है वो हमारे पास क्या बोलते हैं, बॉर्डर,
असम की कैपिटल क्या आती है? तो पहले आप याद रखेंगे दिसपुर आ जाती है। पहला क्वेश्चन ये मिटा दूं सारा का सारा ही। और असम की कैपिटल क्या आ जाती है आपके पास? असम की कैपिटल आती है बच्चे दिसपुर आती है, ठीक है। अब असम कोई बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल शेयर करता है। असम की अगर हम बात करें तो असम 2 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसमें से एक आपको याद रखना है भूटान और एक आपको याद रखना है बांग्लादेश, ठीक है। किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। क्लियर हो गया? स्टेट्स में किस किस के साथ शेयर करता है? तो आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल याद रखना है आपने, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा मिजोरम, ठीक है। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उसके अलावा नागालैंड और मणिपुर, इनके साथ भी क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। याद रखना है आपने, इन सब के साथ क्या करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर हो गया? अगर आप सबको पता हो तो यहां पे एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन मतलब नदी पर बनने वाला आइलैंड है, जिसका नाम क्या है बच्चे? मजौली। क्या नाम है इसका? मजौली, ठीक है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। और कौन सी नदी पर है मजौली? तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा पे है। किस पे है बेटा? ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर आता है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। हो गया क्लियर आपके पास? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले करंट अफेयर पे, ठीक है। अगला देखिए, कहता है इंडियन नेवी ने रेस्क्यू करा है। अभी मैंने आपको बताया कि नेवी डे कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी ने रेस्क्यू करा है कितने मेंबर्स को? 9 क्रू मेंबर्स को। अब पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पर एक टैंक था, मतलब एक टैंक बोलने का मतलब है, देखिए क्या लिखा है। कहता है द कॉमोरोस फ्लैग्ड ऑयल टैंकर था, जिसका नाम था MV प्रेस्टीज फाल्कन, जिसमें टोटल कितने क्रू मेंबर्स जा रहे थे? 16 में से 13 कौन थे बच्चे? इंडियंस थे, और 3 कौन थे यहाँ पे? श्रीलंकन थे, ठीक है। द टैंकर कैप्सीज, कैप्सीज का मतलब होता है पलट जाना, ठीक है। पलट जाना, यहाँ पर ये पलट गया था अबाउट 25 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ऑफ रसमदरखा। उसके बाद है द वेसल वॉज एन रूट टू यमनी पोर्ट सिटी ऑफ एडन जा रहा था ये। और याद रखना है आपने, हमारी एक नेवी की शिप जाएगी, वॉरशिप जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? INS तेग, और वो इनको बचाकर लेकर आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? बस इतना सा करंट अफेयर है, इतना सा आपको याद रखना है कि कौन बचाकर लेकर आया है। तो आप याद रखेंगे INS तेग इसे बचाकर लेकर आया, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? ये था एक इंपॉर्टेंट आपके पास करंट अफेयर, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके पास कौन से वाले करंट अफेयर? आई थिंक ये नेशनल हो गए आपके पास। अब आप कौन से कवर करेंगे? इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए पहला आता है बच्चे आपके पास यहाँ पर अजरबैजान, मतलब बोलने का मतलब है COP होने वाली है, कौन सी वाली? 29। पहला क्वेश्चन मेरा आपके पास है कि COP 28 कहां पर हुई थी? पंजाब असिस्टेंट का पेपर हुआ था इस साल जनवरी में, वहां पे क्वेश्चन था आपके पास कि COP 28 कहां पर हुई थी। तो आपको याद रखना है बच्चे कि COP 28 की जब आप बात करते हैं तो ये कहां पर हुई थी? दुबई में हुई थी, ठीक है। तो COP 28 कहां पर हुई है? दुबई में। और दुबई कहां पर आ जाता है आपके पास? UAE वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब अगर हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में फिर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बात है। कहता है बच्चे जो अजरबैजान है वो होस्ट करने जा रहा है COP को, क्लाइमेट समिट, लॉन्च द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड टू सपोर्ट ग्रीन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू मेंटेन, क्या बोलने की बात है यहाँ पे? आप सबको पता है हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैंने आपको सस्टेनेबल गोल्स के बारे में भी बताया था। मैंने आपको कहा था ये 169 टारगेट्स हैं और पूरी कोशिश है कि उसको अचीव कर लिया जाएगा कब तक? 2030 तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है बच्चे कि उसी के साथ ये एसोसिएटेड है। कहता है एम क्या है कि कितना डॉलर रेज करना है? $1 बिलियन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज। ये फंड विल बी बेस्ड इन बाकू अजरबैजान विद द सेक्रेटरीट एंड बोर्ड इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटीज। कहता है COP जो है 29 ये कहां पर होगी? बाकू में। और कब से कब तक होगी बच्चे? 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में। जो अपने पास दुबई में हुई थी 28 वाली, उसमें भी हमने क्लाइमेट के बारे में ही जोर दिया था, और अभी भी हम किसके बारे में जोर दे रहे हैं? क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। हमें पूरा का पूरा क्या करना है? सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, ताकि आने वाली जनसंख्या भी इसका प्रयोग, मतलब सस्टेनेबल का मतलब ही होता है बेटा कि रिसोर्सेज का इस प्रकार से प्रयोग करना कि हम तो यूज कर ही पाए पर आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर पाए, ठीक है। देखिए कहता है CFAF विल मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, डे रिस्क
फंडिंग एंड प्रोवाइडिंग कंसेशनल सपोर्ट फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स। नहीं भी याद रहेगा चलेगा। कहता है अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अली असादो, आपको याद रखना है। कैपिटल क्या आती है इसकी? बाकू। और करेंसी क्या आ जाती है आपके पास? इसकी मन्नत आ जाती है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। करेंसी क्या आ जाती है बच्चे? इसकी यहाँ पर मन्नत आ जाती है इसकी करेंसी। ठीक है, याद रखेंगे आप। और अजरबैजान किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो आप याद रखेंगे रशिया के साथ करता है, याद रखेंगे। जॉर्जिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप मैप में देख लेंगे इसके लिए एक बारी, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? रशिया, जॉर्जिया, ईरान के साथ आ जाएगा, और एक आ जाएगा अर्मेनिया। इनके साथ क्या करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और इसी के आसपास एक सी है जिसका नाम है आपके पास कैस्पियन सी। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगले बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अब इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको कि क्या इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, देखिए कहता है बच्चे कि आइवरी कोस्ट, ये जो आइवरी कोस्ट कंट्री है ना बेटा, ये बहुत ही फेमस है। किसके लिए? गोल्ड के लिए, याद रखेंगे आप। ऑयल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और गैसेस के लिए। गैस भी कौन सी वाली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं। इनके लिए बड़ी नाम धाम है इस कंट्री का। ठीक है, याद रखेंगे आप। और अब हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सस्टेनेबल गोल अच्छे से पढ़े हैं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है बच्चे, वो किससे डील करता है? अब ये सस्टेनेबल गोल यूएन के है ना, तो ये पूरे के पूरे विश्व भर में चल रहे हैं। तो आपको याद रखना है ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है किसके बारे में? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है। अब पढ़ते हैं करंट अफेयर को। देखिए कहता है आइवरी कोस्ट 53rd पार्टी बना है किसका? तो आपको याद रखना है किसका? यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का, जिसे कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड द यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स, जिसमें इंटरनेशनल लेक्स भी आ जाती हैं। और आइवरी कोस्ट 10th ऐसा अफ्रीकन कंट्री बनी है ऐसा करने वाली। आप सबको पता है कि अफ्रीकन देशों में पानी की किल्लत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, वैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, पर चलो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और अफ्रीकन की अगर देखा जाए तो ये 10वां देश बना है, और ऐसे देखा जाए तो ये कौन सी वाली पार्टी बनी है, ये कौन सा वाला देश बना है? 53rd पार्टी हमें देखने को मिलती है। कहता है दिस डेवलपमेंट केम अहेड 10th सेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द वाटर कन्वेंशन। और ये कहाँ पर हुआ था? स्लोवेनिया में हुआ था। ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट है अफ्रीका के लिए, जहाँ पे 63 इंटरनेशनल ट्रांस बाउंड्री, मतलब बोलने का मतलब है बेटा कि इसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर की भी बात की जा रही है, सरफेस वाटर की बात की जा रही है, और लेक्स वगैरह वगैरह की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, क्लियर रखना है आपने, ताकि पानी की जो किल्लत है उसे क्या किया जा सके, यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। किन कंट्रीज में? स्पेशली अफ्रीकन नेशंस में, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऐसी कुछ इंडिया ने भी अपने मिशंस चला रखे हैं वाटर को कॉम्बैट करने के लिए, जो वाटर प्रॉब्लम है उसे कॉम्बैट करने के लिए। जैसे जल जीवन मिशन, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। एक आ जाएगा जल जीवन मिशन, उसके बाद आ जाएगा जल शक्ति अभियान, याद रखना है आपने। एक कौन सा आ जाएगा आपके पास? जल शक्ति अभियान। एक आ जाएगा भूजल योजना। इन सब में भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पानी की जो प्रॉब्लम है उसे कॉम्बैट करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपके पास। अगला देख लेते हैं। कहता है यूएन वाटर कन्वेंशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? हेलसिंकी फिनलैंड पे। और कब बच्चे? 1992 पे। पर काम करना कब से शुरू करा था? 9 अक्टूबर 1996 से। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगला देखते हैं। अब वो आया जो अभी आपने पढ़ा ना, असम वाला, वो मोइदम्स वाला, अब वही आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इनॉग्रेट करा है किसको? 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। कहां पर होने वाली है बच्चा? ये इंडिया में। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था ये वाला। ये पहली बार है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है इसकी मीटिंग को कौन हेड करेगा? इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा कितना बच्चे यहाँ पे? तो $1 मिलियन टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग जो कंजर्वेशन एंड साइट्स को किया जा सके। और चराई दियो मैदान, चराई दियो जगह का नाम है, और मैदान आपको
आपको याद आ गया वो जो बरियल साइट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, जहाँ पर हमने कौन सा वाला करा था अभी, ये वाला करा था ना, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर बच्चे चैम्बर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ऐसे जाने के लिए आगे आगे चैम्बर्स हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। मतलब एक चैम्बर, फिर दो चैम्बर, फिर इस तरीके से, और जब दफना दिया जाता है, मतलब जब दफनाया जाता है तो उसके ऊपर पूरी मिट्टी से कोटिंग होती है, फिर उस पर घास लगाई जाती है, ठीक है, ताकि मतलब ये इस तरीके के पता नहीं कितने वहाँ पर देखने को मिलते हैं, लगभग 90 के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं इसके साथ और इस करंट अफेयर के साथ इसका कनेक्शन बैठाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी अगर आपको याद हो तो 2023 में, मैं पीछे लिखती हूँ, रुकिए, 2023 में इंडिया में 2 यूनेस्को साइट्स ऐड हुई थी, याद रखना है आपने। उसमें से एक थी शांति निकेतन, अगर आपको पता हो तो एक कौन सी थी, शांति निकेतन, याद रखना है आपने। और दूसरी वाली कौन सी, तो होयशाला किंगडम्स, ठीक है। और जिसने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी उसने ज़रूर पढ़ा होगा होयशाला किंगडम के बारे में। इनकी जो साइट्स थी वो 41, 42 थी, और 43 कौन सी हुई है अभी अभी अपने पास, ये हुई है चराई दियो मेदम, ठीक है, याद रखना है आपने। जब आप यूनेस्को की साइट्स के बारे में बात करते हैं बच्चा, कितनी साइट्स है अभी इंडिया में, अभी हमने बोला कितनी साइट्स हो गई यहाँ पे, 43, क्योंकि अभी लेटेस्ट कौन सी वाली हुई है, ये मेदम वाली हो गई ना आपके पास। इसमें से 34 याद रखना है आपने, इसमें से 34 कल्चरल साइट्स हैं, याद रखेंगे आप। उसमें से फिर आप याद रखेंगे 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं, और जो बची 2 वो कैसी आती हैं, मिक्स्ड साइट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्लियर रखना है आपने। अब आता है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ऑड्रे अजौले, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, और इसकी कब स्थापना हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे अगला बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कहता है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2024, ठीक है। अब देखिए, मतलब अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। देखिए कहता है जिस देश के पासपोर्ट से, मतलब आप देखें, जिस देश के पासपोर्ट से आप बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं उसे क्या कंसिडर किया जाता है, मोस्ट पावरफुल क्या कंसिडर किया जाता है, उसे पासपोर्ट कंसिडर किया जाता है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसे किसने पेश करा है, तो आपको याद रखना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये पेश किया गया है, याद रखना है आपने। और कौन सी वाली रैंकिंग बता रहा है, 2024 जुलाई की रैंकिंग बता रहा है। इंडिया की पोजीशन घट गई है फ्रॉम कितने, 80 से कितनी हो गई है, 82, बाय प्रोवाइडिंग हम वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल कितनी कंट्रीज के लिए है, 58 कंट्रीज के लिए, क्लियर हो गया। कहता है इंडिया हैज बीन प्लेस्ड 82, अब 82 में और कौन कौन सी कंट्रीज है, सेनेगल है, और कौन सी आती है आपके पास, तजाकिस्तान। सिंगापुर ने फिर टॉप करा, यहाँ पे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है जो कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री है, तो आप याद रखेंगे 195। और एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग टोटल 5 कंट्रीज हैं जो सेकंड स्पॉट शेयर कर रही हैं। कौन कौन सी हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान। अब देखो बेटा इसे करने का क्या तरीका है, आप एक ही जगह पर इनको लिखकर लर्न कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर कैसा रह सकता है कि सेकंड पोजीशन में इनमें से कौन सी कंट्री नहीं आती है। तो नहीं के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई, कौन सी आती है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला देखिए एड्स डे की बात करते हैं। पहले एड्स डे हम कब मनाते हैं, आप सबको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है अपने पास क्या, एड्स डे, ठीक है। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं बेटा, उसका जो 3rd गोल है वो किसके बारे में बात करता है, हेल्थ के बारे में बात करता है। और जब भी आप हेल्थ की बात कर रहे हैं उसी के साथ ही आपके पास जोड़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन बैठाएंगे तभी याद रहेगा आपके पास, ठीक है। देखिए अगर आप सबको पता हो जो HIV एड्स है, ठीक है, वो एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सीधे सीधे अफेक्ट करता है, उसे क्या कर देता है, उसे कमज़ोर कर देता है। और स्पेशली कोई सेल होते हैं अपने पास, उनका नाम होता है CD4 सेल्स, जिनको T सेल्स भी कहा जाता है। ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और माना जाता है कि ये जो आने वाला हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन है उससे मतलब उससे लड़ नहीं पाते हैं, उसके मतलब ऐसा कह लो उससे लड़ नहीं पाते हैं, उसे आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू जॉइंट यूनाइटेड नेशन
वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम 2024। अब इस डेटा को आप देखते हैं, ठीक है। क्या टाइटल है इसकी? द अर्जेंसी ऑफ नाउ एड्स एट अ क्रॉस रोड्स, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है एस्टिमेटेड 39.9 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर लिविंग विद HIV। और ये कब की रिपोर्ट आ रही है आपके पास? 2023 की। बहुत ही अलग सी बात है ये, ठीक है। देखिए कहता है 2023 में न्यू HIV इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंच चुका था? 1.3 मिलियन। ये आप देख लेंगे इसके साथ का, बाकी आपको नहीं भी याद रहे चलेगा। वुमेन और गर्ल्स वाला कितना अकाउंटेड है? याद रखना है 44%। द रिपोर्ट एस्टिमेट दैट इफ कंट्री मीट 2025 ग्लोबल टारगेट सम 29 मिलियन पीपल विल बी लिविंग HIV ग्लोबली बाय एंड 2050, ठीक है। तो ये एक कैसी बीमारी आ गई? कम्युनिकेबल आ गई, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ज़्यादा देखने को मतलब फैलती है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। और याद रखना है एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है? हेल्दी लाइफ के लिए, तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 कहता है, ठीक है। चलिए एक और हो गई आपके पास, अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है द अनएड्स, इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1996 को। और इसमें क्या एम है इनका कि भाई ये ग्लोबली इस बीमारी को क्या करना है? हटाना है। और मैंने अभी आपको बता दिया कौन सा वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 3 है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं अनएड्स के? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इसके हेडक्वार्टर आते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आप आगे वाली पे। अब ये वही वाली न्यूज़ है जैसे अभी आपने पढ़ा था, आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन करा था, वैसे जिम्बाब्वे ने भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, और ये 11वां ऐसा अफ्रीकन नेशन बना है जिसने ज्वाइन करा है, और 54th ऐसी पार्टी बनी है जिसने यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसे और नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने वहां पे डिस्कस कर लिया इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला आता है कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय ग्रेविन म्यूजियम पेरिस, ठीक है। देखिए अब ये पहला तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, ये कस्टमाइज्ड कॉइन क्या होते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज्ड कॉइन को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोमेमोरेटिव कॉइन्स हैं जो हम किसी भी प्रेस्टिजियस बंदे के लिए बना रहे हैं या लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसे मान सकते हैं। तो इंडिया के एक सुपरस्टार है, क्या नाम है उनका? शाहरुख खान। इनका एक विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बेयरिंग हिज नेम, इमेज, लाइकनेस, मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन एक्टर जिसको ये अचीवमेंट मिली है, ठीक है। और ही इज द ओनली सेकंड इंडियन जो कॉइन्स में दिखते हैं आपको म्यूजियम में, महात्मा गांधी के बाद। याद रखना है आपने। ग्रेविन म्यूजियम अनवेल्ड हिज वैक्स, इनकी वैक्स स्टैच्यू भी बनी थी कब? 2008 में, आपने याद रखना है। हिज वैक्स फिगर्स आर एट 14 लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। द शाहरुख खान विल बी ऑनर्ड द करियर अचीवमेंट अवार्ड एट द 77th लेक्रानो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग करियर इन इंडियन सिनेमा, ठीक है। तो आप मूवी देख लेंगे इनकी और फिर खुश रहेंगे आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये वाला कॉइन इस तरीके से है। और इनको याद रखना है आपने, एक अवार्ड भी मिला है, क्या नाम है इसका? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है आपके पास इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशियस। मॉरिशियस हमारा बड़ा दोस्त है, ठीक है। पीएम मोदी ने ये भी कहा था हमारा इनका खून का रिश्ता है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, समझते हैं बेटा, कि हेल्थ सेक्टर को इंडिया और आगे बढ़ाने की सोच रहा है और अपनी बनाई हुई दवाइयों को क्या करने जा रहा है? सर्कुलेट करने जा रहा है। कहाँ पे? मॉरिशियस में, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए क्या कहता है, एक्सटर्नल अफेयर मंत्री क्या नाम है? एस जयशंकर। इन्होंने इनॉग्रेट करा है पहला ओवरसी जन औषधि केंद्र। कहाँ पर? मॉरिशियस में, याद रखना है आपने। और उस समय मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है मॉरिशियस के? तो परवीन कुमार जगन्नाथ, आपको याद रखना है। इस इवेंट में मतलब ये इसमें ये पढ़ लेंगे आप इसके साथ और क्या क्या है। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, जन औषधि केंद्र क्या है? एक हेल्थ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जिसका काम है कि मेड इन इंडिया जो मेडिसिन हैं उनको कहाँ पहुँचाना है? मॉरिशियस में पहुँचाना है। और आप मुझे बताएंगे क्या मॉरिशियस टैक्स हेवन कंट्री है, ठीक है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या मॉरिशियस टैक्स हेवन कंट्री है? ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे क्या होता है टैक्स हेवन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आती है बैंकिंग और इकोनॉमी की न्यूज़, इसे पढ़कर फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला सेक्शन भी हम यहाँ पर वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, क्या करंट अफेयर बनता है देखते हैं, ठीक है। चलिए कहता है आरबीआई ने एस्टैब्लिश करा है। अच्छा अब पहला तो क्वेश्चन ये देख लेते हैं, आरबीआई से बनने वाले क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी?
आप सबको पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाते हैं, तो आप याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर आ जाते हैं। पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो क्या नाम आ जाता है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ नाम आ जाता है, याद रखेंगे आप। और अभी को अच्छा इंडियन, पहले इंडियन कौन थे, तो पहले इंडियन आ जाएंगे सीडी देशमुख, याद रखना है आपको। और अभी कौन है, तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास, ठीक है। अगर पहला गवर्नर बोलेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ होंगे, पहला इंडियन बोलेगा तो सीडी देशमुख आपके पास आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आरबीआई ने एक कमेटी, अब पहले तो ये समझो किसके लिए कमेटी बन रही है, व्हाइट लेबल एटीएम्स के लिए बन रही है। किसके लिए बन रही है, व्हाइट लेबल एटीएम्स के लिए। क्या होते हैं ये, पहले ये समझते हैं, ठीक है। देखिए कहते हैं ये ऐसे एटीएम होते हैं जिन्हें ओन किया जाएगा, किसी मतलब किसी के भी द्वारा ओन किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा किसके द्वारा, नॉन बैंक्स के द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके साथ यहां पर, ठीक है। देखिए कहता है आरबीआई ने स्टैब्लिश करा है सुनील मेहता को, ये बिल्कुल नॉर्मल एटीएम्स की तरह होते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब फैसिलिटी, जैसे हम एक नॉर्मल एटीएम पे गए, मान लो आईसीआईसीआई की एटीएम पे गए, तो वैसे ही अगर आप व्हाइट लेबल एटीएम पे जाएंगे वही सेम सुविधाएं होती हैं, कोई फर्क नहीं होता इनकी सुविधाओं में, ठीक है। देखिए एज अ कस्टमर इनमें कोई आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए कहता है आरबीआई हैड एस्टैब्लिश्ड अ कमेटी हेडेड बाय सुनील मेहता। कौन सी कमेटी, किस कमेटी के लिए बनाया गया, सुनील मेहता को बनाया गया है सीईओ ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम्स। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अगला कहता है ये कमेटी जो है वो क्या क्या एक्सेस करेगी, तो वो एक्सेस करेगी फी स्ट्रक्चर को, जो एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखेगी, इंटरनेशनल बेस्ट प्राइस, और फिर किसको रिपोर्ट सबमिट करेगी, टी रविशंकर को। और टी रविशंकर कौन है, तो डिप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। अब ये जो नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं इनको किसने अलाउड कर रखा है, तो आप याद रखेंगे इनको अलाउड करा है आरबीआई ने, किसके अंडर, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला देखिए इसके बाद अब कहता है 2012 में आरबीआई ने अलाउ कर दिया था नॉन बैंकिंग कंपनीज को कि वो क्या कर सकती हैं, अपने लिए मतलब जो है मतलब सेटअप कर सकती हैं, ओन कर सकती हैं और ऑपरेट कर सकती हैं किसको, व्हाइट लेवल एटीएम्स को। इन 2016 आरबीआई परमिटेड व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स टू सोर्स कैश फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स। चलो ये तो नहीं भी याद रहेगा, चलेगा आपके पास, पर बाकी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या आता है आपके पास यहाँ पे, आरबीआई सेल्स 34 बिलियन इंडियन बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए बच्चा, थोड़ा सा आपको यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या किन किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, हमारे पास एक मार्केट होती है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल मार्केट, आप सबने सुना होगा, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट की जब आप बात करते हैं, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आती है बच्चे आपके पास मनी मार्केट, याद रखना है, और एक आती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। जब आप कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, इसके अंदर आती है प्राइमरी मार्केट, ध्यान रखना है, और एक आती है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मनी मार्केट, एक कौन सी होती है, कैपिटल मार्केट। मनी वाली को तो छोड़ दो, कैपिटल मार्केट के दो सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मान लेते हैं कोई XYZ कंपनी है और उसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर है अपने पास, मान लो उन्होंने किसी भी XYZ कंपनी के कुछ शेयर्स को पहली बार बोलने का मतलब है वो कंपनी नहीं है, उस अब ऐसे समझाती हूँ, सुनो। मान लो कोई XYZ कंपनी है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है NSE पे और BSE पे, मतलब ना ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड है, ना ही वो BSE में रजिस्टर्ड है। ऐसी कंपनी, अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ऐसी कंपनी जो NSE और BSE पे रजिस्टर नहीं है, अगर इस XYZ कंपनी के कोई शेयर खरीद रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी मार्केट। पर ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनके जब सेल और परचेज होते हैं या फिर उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनको सेल परचेज किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं आप सेकेंडरी, क्या कहते हैं उनको, आप सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इस करंट अफेयर को, इसके साथ क्या बनता है, ठीक है। देखिए
कहता है ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक इंडेक्स आया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आरबीआई ने 34 बिलियन के जो बॉन्ड्स हैं वो किस मार्केट में बेचे हैं, सेकेंडरी मार्केट में इन जुलाई, टू अब्सॉर्ब एक्सेस कैश इन द बैंकिंग सिस्टम। क्लियर हो गया। कहता है दिस एक्शन फॉलोड बाय इंडियाज रीसेंट इंक्लूजन इन जेपी मॉर्गन चेज एंड कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सचेंज एमर्जिंग मार्केट। ठीक है, अभी आप इसके साथ पढ़ लेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, बस आपको कितना याद रखना था यहाँ पर, ये आपको याद रखना है कि सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है। इंडिया क्या बना है, इंडिया बिकेम द 25th मार्केट टू बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स सिंस इट्स इंसेप्शन इन जून 2005। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे कितना बिलियन डॉलर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगला आता है आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसको क्या कर दिया है, जिसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, क्यों करा है यहाँ पर, तो देखिए दिखा है ना ही उनके पास एडिक्वेट कैपिटल है और ना ही कोई अर्निंग प्रोस्पेक्ट है, इसके लिए उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और ये कहाँ का है, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का। कहाँ कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, सीधा फैक्चुअल करंट अफेयर है। अगला आता है सिडबी टू स्टैब्लिश 1 बिलियन ग्रीन फाइनेंसिंग फंड विथ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जरा समझिएगा। ठीक है, फिर से हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ग्रीन फाइनेंसिंग जब भी आप बोलेंगे मतलब आप सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वही सस्टेनेबल फ्यूचर जो अपने पास 2030 तक हमारे पास टारगेट है कि हमें अचीव करने हैं। ठीक है, देखिए कहता है सिडबी की जब आप बात करते हैं विच रिसीव्ड अप्रूवल ऑफ फंडिंग $215.6 million from the Green Climate Fund will create a corpus of 1 billion for financing mitigation adaptation project। ठीक है, सीधी बात है कि जो सिडबी है, जो सिडबी है उसके अंदर जो एमएसएमई प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी ग्रीन की तरफ, मतलब ग्रीन फाइनेंसिंग की तरफ ज़्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, कहता है द बोर्ड ऑफ द ग्रीन क्लाइमेट फंड विच इज़ एन एंटिटी सेटअप बाय UNFCCC। ठीक है, देखिए अगर आपको पता हो तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे बॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और ये जो UNFCC है ये बना कब है, तो 1992 में ये हमारे पास बना था। ठीक है, फैक्चुअल न्यूज़ेज हैं, आप कर लेंगे इसके साथ साथ ही। अगला अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 फैक्शंस हैं। ठीक है, पहले समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 फैक्शंस हैं। एक आता है रूरल फैक्शन, एक कौन सा आता है, अर्बन। ठीक है, मतलब गांव वाले, ग्रामीण क्षेत्र आगे और फिर आगे शहर वाले। अब ये कौन सी वाली आ गई आपके पास, तो गवर्नमेंट रिवाइव करेगी, जो सब्सिडी देती है उसको क्या करेगी, यहाँ पे रिवाइव करेगी। और किसके अंडर, तो वही प्रधानमंत्री आवास योजना पर कौन सा वाला, अर्बन वाला स्पेशली आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, देखिए द गवर्नमेंट हैज रीइंस्टेटेड द इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना एंड एलोकेटेड 4000 करोड़ फॉर द क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। यूनियन बजट 2024-25 का हैज ईयर मार्क ₹30,170 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री अर्बन, मार्किंग अ 20.19 इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एलोकेशन। ठीक है, तो कितना % बढ़ा है ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और ये स्कीम कब आई थी हमारे पास, तो आपको याद रखना है ये स्कीम हमारे पास 2015 में आई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और अभी अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास। और अगर आपको याद हो ये वही मनोहर लाल खट्टर हैं जिन्होंने पिछली बार इस्तीफा दे दिया था, किससे, सीएम पद से क्या कर दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है आपके पास अगला करंट अफेयर। ठीक है, देखिए अगला आता है एडीबी लोन देने जा रही है। एडीबी ने लोन दिया है, मतलब किसको, मेट्रो के लिए लोन दिया है, किसको, नागपुर महाराष्ट्र को। तो आप याद रखेंगे किसे दिया जा रहा है, नागपुर महाराष्ट्र को ये दिया जा रहा है। एडीबी की जब आप बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में, याद रखना है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पर याद रखेंगे मस्तसुगु, याद रखेंगे आप, असाकावा, सॉरी,
और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, मनीला फिलीपींस में आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में पहली मेट्रो ट्रेन याद रखना है आपने, मैं अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट मेट्रो की बात कर रही हूँ। वो कहाँ चली थी बच्चे, तो आपको याद रखना है कोलकाता में चली थी। और कब चली थी, 1984 में। आप याद रखेंगे कब चली है, 1984। और एग्जैक्ट डेट याद रखनी हो तो 24 अक्टूबर 1984 में चली थी। ठीक है, चलिए अगला आता है अब आपके पास साइंस एंड टेक की न्यूज़। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। कहता है चाइना लॉन्च, अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। चाइना लॉन्च इज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखिए एक्चुअली में ये इतनी ज़्यादा, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है चाइना लॉन्च गैफन, अब याद रखना है ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल है जो अर्थ और वो मतलब अ न्यू हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस ऑन बोर्ड लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट फ्रॉम तायून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ चाइना, शांगशी प्रोविंस चाइना। ठीक है, सीधी बात है बेटा कि ये जो गफन 11 है, याद रखना है आपको, ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट होगी जो कि हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताएगी। देखिए क्या लिखा है, कहता है ये हमें किन किन के बारे में बताएगी, वहाँ पे लैंड सर्वेज, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिज़ाइन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, लैंड ओनरशिप वेरिफिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इन सब चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये सैटेलाइट सच में पूरी सक्सेसफुल हो जाती है काम तरीके से तो इससे फिर इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला आता है फ्यूचर इज नाउ द थीम फॉर इन IMC। IMC क्या है आपके पास, इंडियन मोबाइल कांग्रेस। कौन है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अभी कम्युनिकेशन के, तो ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, आपने याद रखना है। थीम क्या थी, द फ्यूचर इज नाउ, और ये कहाँ पर हुआ है, तो 15 से लेकर 18 अक्टूबर को होगा, शेड्यूल किया गया है। और कहाँ पर होगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। ठीक है, बस ये फैक्चुअल है बच्चे, इतना याद रहे आपको, फैक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपके पास INS दिल्ली को बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड मिला है। अब ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया मुझे लगता है, ये नेशनल न्यूज़ के अंदर आप गिरा लेंगे इसको। ठीक है, आप इसे नेशनल न्यूज़ के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए कहता है INS दिल्ली को बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट के लिए क्या मिला है, अवार्ड मिला है, सॉरी बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इनकी ऑपरेशनल अचीवमेंट और परफॉर्मेंस के लिए मिला है। ये कहाँ पर हुआ था बच्चे, तो विशाखापट्टनम में हुआ था, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न किससे मिला है, INS दिल्ली को। बेस्ट शिप इन कॉर्वेट OPV, अब ये आपको नहीं याद रखने, ये याद रखना है INS कावरती। और रिकॉग्निशन फॉर स्पिरिट एंड वर्सैलिटी, शिवालिक आ गई, सुमेधा आ गई, सुमित्रा आ गई, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और नेवी डे कब मनाते हैं, हम पढ़ चुके हैं 4 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अपॉइंटमेंट और जो पर्सन्स हैं इन न्यूज़, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पहले चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल न्यूज़ है इस बार सारी की सारी, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसके बारे में, एस्टोनिया के नए क्या बने हैं। एस्टोनिया के नए क्या बने हैं बच्चे, तो आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर आप इसकी बात करें तो एस्टोनिया कहाँ पर आ जाता है, यूरोप में, और बाल्टिक सी के पास आता है। ठीक है, किसके पास आता है ये आपके पास, बाल्टिक सी के पास आता है। ठीक है, देखिए क्या नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया अलार कैरेस सोर इन क्रिस्टन माइकल पढ़ेंगे या मिशेल पढ़ेंगे से, चेयरमैन ऑफ द सेंटरिस्ट रिफॉर्म पार्टी एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, याद रखना है आपने। ठीक है, अगला कहता है ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, तो काजा कलास को। और बेटा जब आप पंजाब का स्पेसिफिकली वो देखते हैं, अपना शेड्यूल देखते हैं, मतलब आप अपना सिलेबस देखते हैं, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट लिखी होती है, तो आपने ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस की अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, देखिए ये किसको सक्सीड करेंगे, तो काजा कलास को। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। एस्टोनिया की कैपिटल क्या आ जाती है, तालिन, और करेंसी क्या आ जाती है, यूरो आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कहता है म्यांमार्स एक्टिंग प्रेसिडेंट। देखिए बेटा एक्टिंग प्रेसिडेंट कब आते हैं आपके पास, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट कब काम करने आते हैं, व्हेन द प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं होते हैं या बीमार होते हैं, किसी भी कारण वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार एंड चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, सीनियर जर्नल, क्या नाम है इनका, मिन ओंग हेलांग। अब क्या ही पढ़ेंगे इनके नाम को, ये कौन बने यहाँ पर, एक्टिंग प्रेसिडेंट
बने हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसको सक्सीड करा है, तो मिन स्वी को करा है, जिनको मतलब ये बीमारी थी, कुछ रिटार्डेशन, माल न्यूट्रिशन था उनको। हेंग की अगर हम बात करें तो ये 2021 से क्या थे, यहाँ पे सैक के चेयरमैन थे, याद रखना है। और उसके बाद ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन बने हैं अभी एक्टिंग पीएम, तो आप याद रखेंगे म्यांमार में ये बने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। चलिए, और म्यांमार आप सबको पता है कि इंडिया के साथ क्या करता है बच्चे, बॉर्डर शेयर करता है। और आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इसी का म्यांमार का पुराना नाम आता है बर्मा। और जब भी आप बर्मा पढ़ते हैं या आप म्यांमार पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो बहादुर शाह जफर की डेथ होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको याद हो तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी हुई हैं यहाँ पे। अब आप बोलेंगे हमने तो 4 ही पढ़ी हैं, पर एक्चुअली में 6 हो चुकी हैं, उसमें से 2 बर्मा में हुई है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपके पास यहाँ पर ये आ गया, म्यांमार की कैपिटल क्या आ जाएगी, नाई पाई दो, और करेंसी क्या आ जाएगी, क्यात। और ये है वो बंदे, ठीक है। चलिए, अगला आता है नीता अंबानी को री इलेक्ट किया गया है आईओसी का मेंबर। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई घुमाने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए, कहते हैं आप सबको पता है नीता अंबानी कौन है, किसी ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता हो। आपने शादियां देख देख के इनकी अति हो गई, ठीक है। अब देखिए, कहता है यहाँ पर इनको री इलेक्ट कर लिया गया है दूसरी बार, किसके लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए, ठीक है। अगर हम देखें तो इनको 100% वोट मिले थे, कहाँ पर, 142nd आईओसी सेशन हुआ था, कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। और नीता अंबानी पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ज्वाइन करा था ऐसे कप 2016 पे। मोरक्कन नवाल ये नवाल बढ़ेंगे ना, हाँ, नवाल एल मौतावकल, ठीक है। ये एंड द अर्जेंटीनियन गेरार्डो वर्थियन आर इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। अब याद रखो नवा गिरार, कुछ भी याद रखो इस पगले को, ठीक है, याद नहीं रहेंगे बेटा ये वाले। और उसके बाद कहता है माइकल कोजोंगो, बेटा ये नाम बहुत खतरनाक है, ये आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये याद हो सकता है लिंग वी, जो भी इसका नाम है, ठीक है, ये आप देख लेंगे इसके साथ, ठीक है। चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगला और क्या क्या है, और भी अपॉइंटमेंट मुझे लगता है, हाँ, ये सब पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है, इसको देख लेंगे आप। कहता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैक हैं, याद रखेंगे। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, लाउसान, स्विट्जरलैंड। और फाउंड कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 23 जून 1894। और इनको ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नहीं जानता, ठीक है। चलिए आगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुई है बच्चे, न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। देखिए, कहता है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, took oath of office or and became the first judge from Manipur to be elevated to the, कहाँ पर पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है बच्चा, यहाँ पे 34 है। 34 में से 33 क्या आ जाते हैं, जजेस, और 1 क्या आ जाता है आपके पास, सीजीआई आ जाता है। तो इन सबको मिलाकर कितनी स्ट्रेंथ बनती है आपके पास, 34 बनती है। कहता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, क्या नाम है इनका, आर महादेवन। ये भी कहाँ जाएंगे, ये भी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, ठीक है। अब इन्हें ओथ किसने दिलाई है, दोनों के दोनों को, तो याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको क्या दिलाई है, ओथ दिलाई है, विद द स्वेयरिंग इन नंबर ऑफ जजेस। अब कितने हो चुके हैं, 34, ठीक है। तो पहले कुछ जजेस की कमी थी, अब वो जजेस क्या हो चुके हैं, यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, कितने, 34, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, अच्छा इतना ही आपको याद रखना है पहले, क्योंकि आप फिर खज्जल हो जाते हैं बाद में। अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 किससे डील करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डील करता है, ठीक है। देखिए, अब जब भी हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इंडियन जुडिशरी के अंदर, देखिए इंडियन जुडिशरी के अंदर अपने पास क्या आ जाता है, इस तरीके से पिरामिड बना लेते हैं आप। सबसे टॉप में आती है सुप्रीम कोर्ट, जिसका पुराना नाम क्या था बच्चे, जिसका नाम था पुराना फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था इसका, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। और जिसका नाम चेंज किया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमारी कैसी कोर्ट है, तो आपको याद रखना है ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, याद रखना है। इसके बाद कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है इंडिया में, अब पहले थी भी, अब नहीं ऐसा कोई भी अपील, याद रखेंगे। इसी को अपेक्स कोर्ट आप कह देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसके अलावा बहुत सारी नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगला, इसके बाद सेकेंड हायरार्की स्टेट में किसकी आती है, हाई कोर्ट की आती है, याद रखना है। और
इंडिया में करंटली कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो आप याद रखेंगे 25। और हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन इंडिया में कब आया था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार क्लासेस में करा चुकी हूँ, तो सर जॉन लॉरेंस, आपने बोलना नहीं है, इनके टाइम पीरियड पे कॉन्सेप्ट ऑफ या इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को और किस नाम से जानते हैं आप, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे इसके साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन बताएंगे कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था कैलकाटा में, अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंदर। हर क्लास में जहां पे मॉडर्न कराई जाती है, आपको जब पॉलिटी कराई जाती है तो आपको बातें समझाई गई हैं, आप बताएंगे कि 1774 में किस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बना था, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, कहता है, अब ये फैक्चुअल न्यूज़ है सारी की सारी, एज इट इज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी और थोड़ा सा याद करने वाला ज़्यादा रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कहता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस करे हैं विनर्स, एनुअल अवार्ड हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ है बच्चे, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। जब भी आप इसकी बात करते हैं फुटबॉल की, आप सबको पता है एक कप आ जाता है इसके साथ, कलिंग कप, एक आ जाता है आपके पास दुरंद कप, ठीक है। तो पेपर में एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी आप सबने अगर सुनी हो तो वो आ जाती है। उसके अलावा रोबर्ट्स कप आ जाता है। ये सब किसके साथ एसोसिएटेड है, फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ली है किसने, सुनील छेत्री ने, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में ज़रूर, ठीक है। आप मुझे बताएंगे उन्हें राजीव गांधी, जिसको आज हम ध्यानचंद अवार्ड भी कहते हैं, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब मिला था, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलिए अब आता है ऑल इंडिया फेडरेशन, हाँ ये तो हो गया क्लियर आपके पास। देखिए कहता है लिलान जुएला चांगते, अगर हम बात करें, इंडियन मेन फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम मिजोरम वाज नेम्ड, इनको मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 मिला है, और लगातार दूसरी बार इनको मिला है। उसके बाद इंदुमती कथिरेसन, ये इंडियन वुमेन फुटबॉल प्लेयर हैं, याद रखना है आपने, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। वो कहाँ से करते हैं, तो आपको याद रखना है मिजोरम, ऐसे याद रखो, मिजोरम के लोग चंगे होते हैं, ऐसे याद रहेगा। तमिलनाडु में तमिलनाडु वालों को मैथ बहुत अच्छा आता है, जैसे तुम्हें याद रहे, है ना। और शी बिकेम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम तमिलनाडु टू रिसीव दिस अवार्ड। कहता है डेविड लाल हलनसंगा, जो कि 22 साल के हैं, यंगर स्ट्राइक अवार्ड इनको मिला है, याद रखना है। नेहा जो कि 18 साल की हैं, उन्हें क्या मिला यहाँ पे, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड दिया गया, ठीक है। और कौन कौन सा ये वाला, तो 2023-24 आपको देखने को ये मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अगला देखते हैं इसी के साथ, यहाँ पे इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है वो अपेक्स गवर्निंग बॉडी है, याद रखना है, फुटबॉल के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, तो इसका हेडक्वार्टर आता है नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला आता है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, याद रखेंगे आप। देखिए कहता है चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ था, अब आप सबको पता है, जो टीम गई थी इसरो की, वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। और क्यों मिला इनको ये अवार्ड, इनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, कहाँ पर, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। देखिए कहता है आप सबको पता है चंद्रयान 3 एक इंडिया का लूनर मिशन था, मतलब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मून से रिलेटेड था ये। और इसमें हमने एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, कहाँ पे, मून के साउथ पोल पे, ठीक है। कहता है थीम क्या थी इस वाले की, IAF की थीम क्या है, रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। और चंद्रयान 1 को हमने लॉन्च करा था 2008, 2 को हमने लॉन्च करा था कब, यहाँ पे 2019, याद रखेंगे आप यहाँ पे। और उसके अलावा तीसरा कौन सा आता है, 2023 वाला, ठीक है। हमारे लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या था, आपको याद रखना है, प्रज्ञान। इंडिया US रशिया और चाइना के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एक इंपॉर्टेंट देश बन चुका था। और आप सबको पता है फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था पिछले साल, कि हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे।
और इंडिया क्या कोमेमोरेट करेगा, तो याद रखना है आपने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को याद रखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, सीधे सीधे फैक्चुअल था, ये हो गया आपके पास। अगला देखते हैं इसके बाद। ठीक है, अच्छा शिव शक्ति पॉइंट क्या है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्या है शिव शक्ति पॉइंट क्या है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे क्या है ये शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको पता होगा, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, कहता है अभिनव बिंद्रा अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल जितने भी पेपर होंगे उनके लिए ओलंपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखना है इस बार का। ठीक है, देखिए अभिनव बिंद्रा आप सबको पता है कौन है, ये इंडियन राइफल शूटर हैं और पहले इंडियन थे ये जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता था, कहाँ पे, ओलंपिक्स में, याद रखेंगे आप। और इनको ऑनर किया गया था ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये एक हाईएस्ट अवार्ड है, याद रखना है आपने, जो किसकी फील्ड में दिया जाता है, मतलब हाईएस्ट अवार्ड है किसका, आईओसी का, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, याद रखना है आपने। बिंद्रा इसके मेंबर भी हैं, याद रखना है आपने, और फर्स्ट इंडियन है जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की अगर आप बात करते हैं तो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीता था, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल मेन शूटिंग में, जो कि कौन से नंबर की थी, 49th इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन थी, जो कि कहाँ पर हो रही, जो कि कहाँ पे हुई थी, 2006 में, और कहाँ हुई थी, ज़ैग्रेब क्रोएशिया में। उसके अलावा ये पहले इंडिविजुअल बने थे जिनको क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, कब मिला था, 2008 के ओलंपिक्स में, और ये कहाँ पर हुआ था, बीजिंग चाइना में। ठीक है, तो बार बार एक तो चीज़ कॉमन होगी 10 मीटर वाला। ठीक है, तो ये तो याद ही रखना, कई बार एग्जामिनर यहाँ से भी खेलता है आपके साथ कि कौन कितने मीटर पे जीता था या कितने मीटर पे क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, ही वॉज ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड, कब मिला इनको, 2000 में। ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है किसके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, और आप सबको पता हो तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है। उसके बाद ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1975 में, याद रखना है आपने। आईओसी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1894 में बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट है थॉमस बेक और हेडक्वार्टर हैं लाउसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए, और आप सबको पता होना चाहिए बच्चे कि हम नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, तो अगस्त 29 को मनाते हैं इंडिया में। ठीक है, और किसकी याद में मनाते हैं, तो ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, ये बर्थ एनिवर्सरी है हॉकी प्लेयर, क्या नाम था उनका, ध्यानचंद। ठीक है, याद रखेंगे आप। और हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो भी कौन सा आता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, कौन सा आता है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रांस ऑफिसर, अब ये वही वाला आया जो अभी आपने पढ़ा था, किसके साथ, याद करो, शाहरुख खान वाला। ठीक है, शाहरुख खान वाले पॉइंट के साथ था। तो क्या कहता है, फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑनर करा है, इंडियन एक क्यूरेटर और ऑथर है, क्या नाम है इनका, रवाब अलाना, याद रखेंगे आप इनको। इनके एशिया साउथ, आई थिंक मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में भी ये करंट अफेयर कराया हुआ है। ठीक है, तो आप मैच कर लेंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ अगला इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये आप देख लेंगे। हाँ, ये आपको कराया हुआ मैंने शायद, है ना, कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, रघु राय, इब्राहिम अलकाजी, अभीब तनवीर, शाहरुख खान, ऐश्वर्या, उपन्या चटर्जी, ये सब इस ऑनर के रेसिपिएंट है। ठीक है, और चलो मैं आपको कराई देती हूँ, रुको यहाँ पे देखो, कहता है फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑनर कराया किसको, इंडियन क्यूरेटर और ऑथर हैं, क्या नाम है इनका, रवाब अलाना। इनको एक अवार्ड दिया गया, किससे नवाजा गया, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, किस चीज़ के लिए, इनके साउथ एशियन फोटोग्राफी के लिए और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इंडिया और फ्रांस के आर्टिस्टिक कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, किस फाउंडेशन से ये बिलोंग करती हैं, तो आप याद रखेंगे किससे बिलोंग करते हैं ये, अलकाजी फाउंडेशन से, याद रखना है आपने। और इस फ्रांस वाले इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। ठीक है, चलिए अब आता है अगला पॉइंट, क्या कह रहा है, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्ट स्पेसिफिक डेसिग्नेशन, ये पढ़ लेंगे बच्चा आप, सीधा सीधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या आता है, परम वशिष्ठ सेवा मेडल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसे दिया गया है, तो आप याद रखेंगे किसे दिया गया है अभी, तो आर्मी चीफ है, क्या नाम है उनका, जनरल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और नेवी चीफ एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनके इनकी सर्विसेज के लिए मिला है नेशन के प्रति। 94 डिस्टिंग्विश सर्विस डेकोरेशन वर प्रेजेंटेड टू दी आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सोनल। देखिए बेटा,
एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि द्रौपदी मुर्मू ही क्यों दे रही है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है शी मतलब बोलने का मतलब है जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है किसका बच्चे, तो आप सबको पता है आर्म्ड फोर्सेस का। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको पता होगा बेटा कि अगर हम बात करते हैं वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं, देखो ध्यान देना है, तो वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं तो क्या क्रोनोलॉजी बनती है, परमवीर, महावीर, एक आती है परमवीर आपके पास, एक कौन सी आती है आपके पास महावीर, और एक आता है आपके पास कौन सा वाला चक्र, वीर चक्र। ठीक है, तो याद रखेंगे वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन सा होता है, परमवीर, उसके बाद कौन सा आता है महावीर, और आता है वीर चक्र। ठीक है, और जब आप पीस टाइम की बात करते हैं तो वॉर टाइम हो गया, पीस की बात करते हैं तो आता है आपके पास अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास रिपोर्ट, रैंकिंग और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, कहता है कोल माइंस के ऊपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए कोल के 4 प्रकार होते हैं, वैसे अगर आपको कभी कोयले को देखना हो तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। अगर हम इसको बॉटम टू टॉप लेके चलें तो सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे लो क्वालिटी कार्बन किस में होता है, पीट के बाद कौन सा आता है आपके पास लिग्नाइट के बाद कौन सा आता है बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद कौन सा आता है आपके पास एंथ्रासाइट। ठीक है, कौन सा आता है एंथ्रासाइट। सबसे गुड क्वालिटी, सबसे अच्छा कार्बन किस में होता है, तो वो होता है किस में, एंथ्रासाइट में। ठीक है, देखिए कहता है गेवरा कोल माइन और कुसुमुंदा कोल माइन ब्लॉक ऑफ छत्तीसगढ़ बेस्ड साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इनको 2nd और 4th रैंक मिला है, और 2nd और 4th रैंक है किसका, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन के मामले में, और ये टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में ऐड हुई हैं। और ये डेटा किसने रिलीज करा है, worldatlas.com ने इसे रिलीज करा है। ठीक है, कितना % कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, तो मोर देन 100 मिलियन टन, याद रखेंगे आप। उसके अलावा सबसे टॉप में कौन सी है, तो ये देखिए क्या लिखा है, ब्लैक थंडर माइन, कहाँ की बेटा, यूएसए की, याद रखेंगे। उसके अलावा 4 कोल माइंस हैं, विथ 4 माइंस इंडोनेशिया डोमिनेट टॉप 10 कोल माइन लिस्ट, और चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, कोयले का। ठीक है, याद रखना है आपने, कोयले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो आप याद रखेंगे कौन आता है आपके पास यहाँ पे, ये आता है चाइना। ठीक है, आगे कहता है इन 2022 चाइना का कितना कंट्रीब्यूशन था, 52%, इंडिया 2nd लार्जेस्ट है। ठीक है, याद रखना है आपने। और SECL की अगर आप बात करते हैं तो ये आप देख लेंगे किसके अंदर आते हैं और क्या नहीं। ठीक है, इतना तो नहीं याद करके जाना है आपने। चलिए आगे आता है ग्लोबल MDRT रेटिंग के बारे में बात हुई है। ठीक है, देखिए अगर आप बात करें इसकी तो ये MDRT क्या है, देखो पहले यहाँ से कहता है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी 6th पोजीशन आई है ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में, और ये रैंकिंग कब ली गई है, 2024 के लिए ली गई है। ठीक है, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी कंपनी है, तो आपने याद रखना है टाटा AIA। ठीक है, अगला कंतार ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स 2024, अब एक ब्रांड का इंक्लूजन इंडेक्स होता है, उसको रिलीज करा है किसने, कंतार ने, और ये लीडिंग मार्केटिंग डाटा एनालिटिक बिजनेस है। इसका हैज नेम्ड गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजॉन, जियो, एप्पल, ये मोस्ट 5 इंक्लूसिव ब्रांड्स है कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखता है इसके बाद, द ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट गूगल, अमेजॉन, नाइक, डव, मैकडॉनल्ड्स, ये टॉप 5 मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे आता है इसके बाद UN सोफी 2024 रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये किसके साथ आता है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या बात की गई है। ठीक है, देखिए अब आप फिर बोलेंगे, ये देखिए फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा आ गया, 2, जो कि किसके बारे में बात करता है, जीरो हंगर के बारे में बात करता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को पेश किया गया है, याद रखना है, फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग अराउंड 733 मिलियन पीपल फेस्ड हंगर इन 2023। अगर हम बात करें इसके बारे में तो कहता है थीम क्या थी इसकी, फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, ये अभी आपने ऊपर पढ़ लिया। और ये किसके बारे में बेटा, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा वाला है ये, तो गोल नंबर 2 है, आपने याद रखना है। इंडिया इज होम टू 194.6 मिलियन
अंडर न्यूट्रिश्ड पीपल विच इज़ द हाईएस्ट इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है ज़मीन पर, और ज़मीन तो उतनी रहेगी ना बेटा। आगे कहता है ये रिपोर्ट मेंशन करती है कि 13% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो किससे डील कर रही है, क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट से डील कर रही है, याद रखना है आपने। और ये फिर आपको बताइए कि कौन सा वाला आ जाता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ये रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 2024 की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए कहती है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट इन्होंने पेश करी है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 फॉरेस्ट सेक्टर इनोवेशन टूवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडिया का कितना रैंक आया है यहाँ पे, तो 3rd आया है। इंडिया ने गेन करा है कितना हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, तो कितना करा है 2.66। चाइना इस पे टॉप कर जाता है, याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। ये रिपोर्ट जो रिलीज करी है ये कौन से में सेशन में करी थी, तो 27 सेशन था कमेटी ऑन फॉरेस्ट्री, याद रखना है, और हेल्ड एट FAO, और हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, रोम, इटली में। थीम क्या थी इसकी, एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशन थ्रू इनोवेशन। ठीक है, चलिए FAO की अगर हम बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, UN की, और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, तो क्यू डोंग्यू, याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, रोम, इटली में, और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में। ठीक है, अगली आती है आपके पास स्पोर्ट्स न्यूज़, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद आई थिंक लास्ट रहेगी आपके पास डेज वाली, और फिर डेज करके हम इसको यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक्स आप सबको पता है डिसेबल लोगों के लिए चलाए जाते हैं। कौन से वाले आपके पास यहाँ पे, ये पैरा ओलंपिक्स। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कहता है एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने 34th एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें अपॉइंट किया गया है डॉक्टर दीपा मलिक को इंडिया की पहली वुमेन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट। किसके लिए, फॉर द रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। ठीक है, ये जो अपॉइंटमेंट है ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज करेगी किसके बारे में, फीमेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। उसके बाद है काउजीरो यागी, जापान से हैं, जो क्या बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है, याद रखना है। और दीपा मलिक की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या बनी है, ये आपने देख लिया, ये पैरा ओलंपिक के अंदर आती है। ठीक है, ये पहली फर्स्ट एवर इंडियन पैरापलिक वुमेन है, स्विमर है, बाइकर है, और कार रेलिस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद APC अपॉइंट्स दीपा मलिक एज सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। ठीक है, अब देखिए बेटा इनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है। ठीक है, देखिए कहता है इनको सिल्वर मेडल मिला था, याद रखना है आपने, फॉर शॉर्ट पुट कैटेगरी, और ये कहाँ पर हुए थे, रियो 2016 पैरा ओलंपिक्स, जो कि कहाँ हुए थे, रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील में। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2012 में, इन्हें पद्मश्री मिला है 2017 में, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये कब मिला है इन्हें, 2019 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप हुआ है, इसमें इंडिया की एक फेंसर हैं जिनका नाम क्या है आपके पास, श्रेया गुप्ता। क्या नाम है इनका यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे कौन है ये आपके पास, श्रेया गुप्ता आ जाती हैं। ठीक है, और फेंसर क्या होता है बेटा, तो तलवारबाजी देखा होगा आपने। ठीक है, उसके साथ है, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, याद रखेंगे आप। और ये कहाँ पर हो रहा था, तो क्राइस्ट चर्च कहाँ पर आता है, न्यूजीलैंड में। इनको पहले भी 2 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं, याद रखना है आपने, और एक कहाँ पर मिला था, 2018 यूके में, और 2022 भी कहाँ मिला था, यूके में, और अब ये तीसरा हो गया इनके पास। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप, है ना। आगे आता है, अगला देखते हैं। अगले आते हैं हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ ही सीधा, है ना, फार्मूला 1 रेसिंग आप देख लेंगे। ठीक है, आगे अगली आती है फ्रेंच एल्प्स टू होस्ट 2030 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पहले से ही अनाउंस हो जाते हैं वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कहता है ड्यूरिंग द 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, ये कहाँ पर हुआ, पेरिस फ्रांस में। अगर आप बात करें तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे किसको, 26th ओलंपिक, याद रखना है आपने, पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स को, और फ्रांस करेगा होस्ट, याद रखेंगे आप यहाँ
पर। और दूसरा इसके साथ लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर कि सॉल्ट लेक सिटी उताहा यूएसए की आती है, ये कौन सा वाला होल्ड करेगी यहाँ पे, तो 27th ओलंपिक को यहाँ पर होल्ड करेगी। एक होगा 2030 में, एक कब होगी 2034 में। ठीक है, क्लियर है। बाकी आप इसके साथ देख लेंगे, इतना काम का नहीं है, जो फैक्चुअल है बस उतना याद रखो। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना है बाथ यूके में हुई थी। इंडिया का ग्लोबली रैंक कितना आता है, 4। इंडिया को क्या मिले हैं यहाँ पे, तो इंडिया को 4 गोल्ड और 1 सिल्वर यहाँ पर मिला है। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद स्विस ओपन मेंस डबल टाइटल। इंडिया के टेनिस प्लेयर क्या नाम है इनका, यूकी भांबरी और फ्रेंचमैन अल्बानो ओलिबेती, इनको क्या मिला है, मेन टाइटल डबल टाइटल के अंदर इन्हें क्या मिला है, अवार्ड मिला है, सॉरी क्या मिला है, टाइटल मिला है इनको। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, गस्ताद, याद रखना है आपने। और द डुओ डिफीटेड फ्रेंच पेयर, इन्होंने किससे हराया था, फ्रेंच पेयर को यहाँ पर हराया था। ठीक है, चलिए आगे आता है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, तो कहता है एज द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, ह्यूस्टन यूएसए में। और इंडिया फिनिश्ड 6th इन मेंस कैटेगरी और 7th वुमेन कैटेगरी में। मेंस सेक्शन में इंडिया फिनिश 6 और किसको हरा, आफ्टर 1-2 लॉस टू इंग्लैंड। और वुमेन सेक्शन की आप बात करते हैं तो 7th रैंक है, 2-1 बाय विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए आगे लास्ट आते हैं सेक्शन पे आपके पास डेज इन न्यूज़। अब पहला पढ़ते हैं आप किसके बारे में यहाँ पर, तो पहला आप कवर करते हैं किसके बारे में, चेस डे के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, तो आप सबको पता है कब मनाया जाता है, जुलाई 20 को ये मनाया जाता है। और आप सबको पता है क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी एंशिएंट इंटेलेक्चुअल और कल्चरल गेम है जिसने प्रमोट करा है फेयरनेस, इंक्लूजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। अगर हम बात करें तो इसी दिन किसकी स्थापना हुई थी, फाइड की स्थापना हुई थी। फाइड का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे यहाँ पर, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 को हुई थी पेरिस फ्रांस में। प्रेसिडेंट कौन है अभी इसके, तो आर्कादी व्लादिमीर, इतना याद रख लो, इतना काफ़ी है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, लाइसाने स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद अगला इंटरनेशनल मून डे। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, क्यों, यहाँ पर आप सबको पता है कि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आप सबको पता है मून की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने। कहता है ये कब मनाया जाता है बच्चे, जुलाई 2020 को। अब इसको मनाने का कारण क्या है, देखिए कहता है फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग हुई थी मून पे। कौन सा मिशन हुआ था, तो क्या नाम था इसका, अपोलो मिशन था, याद रखना है आपने, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट गए थे। उसमें से एक नाम आप याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाता है, याद रखना है आपने। और दूसरा नाम आ जाता है बज, क्या जाता है यहाँ पे, एक आ जाते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे का नाम आ जाता है बज एल्ड्रिन, ALDRIN। ठीक है, ये गए थे किस मिशन के अंदर, अपोलो मिशन। और अपोलो मिशन कब कंडक्ट किया गया था, तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 1969 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये इसके साथ आ गया। अगला आता है आपके पास इंटरनेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे 22 जुलाई। अचंभे की बात थी कि हमने आज़ादी से पहले अपने भारत के झंडे को चूज़ कर लिया था। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और आपके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से यहाँ पर क्वेश्चन भी बनाए। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कब मनाया जाता है इसे, तो आपको याद रखना है 22 जुलाई को। ट्राई कलर है, आप सबको पता है, आपको स्टैटिक जीके पे पढ़ाया जाता है। और इसे कब अडॉप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो 22 जुलाई 1947 को। इसको डिज़ाइन किसने करा है, तो पिंगाली वेंकैया ने करा है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर है, कहां से, आंध्र प्रदेश से। ट्राई कलर कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है रेड, फिर उसके बाद आता है द फ्लैग फीचर्ड हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर, रेड येलो ग्रीन विद अ वाइट क्रीसेंट एंड स्टार इन द सेंटर। ये पुरानी बातें चल रही हैं। फिर 1921 में यहाँ पे गांधी जी ने क्या इंट्रोड्यूस करा था, चरखा इंट्रोड्यूस करा था। और कलर कौन कौन से दिए थे, तो सैफरन, व्हाइट और ग्रीन कलर यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, अगला कहता है फिर
अशोक चक्र को रिप्लेस करा गया था किससे, तो वो चरखे से किया गया था। ये चेंज किसने सजेस्ट करा था, तो बदरुद्दीन तयाबजी। और अगर आपको पता हो तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखना है आपने, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली अडॉप्टेड द ट्राई कलर फ्लैग एज ऑफिशियल फ्लैग रिप्रेजेंटिंग यूनिटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन 1931। उसके बाद आपको याद रखना है जुलाई 22, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग होती है, जिसमें याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं कि हम इस झंडे को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ना अभी अचंभे की बात थी कि आज़ादी से पहले हम क्या चूज़ कर चुके थे, अपना झंडा। अगर हम बात करें इसे तिरंगा और ट्राई कलर भी कह सकते हैं, तो ये इंडिया की इंडिपेंडेंस, सोवेरेनिटी और यूनिटी को क्या करता है, शो करता है। उसके अलावा आप सबको पता है केसरी कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, करेज, सेक्रीफाइस और स्ट्रेंथ को शो करता है। वाइट कलर पीस और ट्रुथ और प्योरिटी को दिखाता है। ग्रीन प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी को दिखाता है। अशोक चक्र एक बुद्धिस्ट कंसेप्ट है जो किसके बारे में बताता है, धर्म चक्र के बारे में बताता है। रेशियो की बात की जाए तो 3:2 आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है ऑन जनवरी 26, 2002 द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वाज मॉडिफाइड एंड अलाउड द सिटीजन ऑफ इंडिया टू होस्ट देम इन देयर होम्स। तो क्या है यहाँ पर, इसे आप कहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, अपने घरों पे, ऑफिसेस पे, ऑन एनी डे, नॉट जस्ट ऑन नेशनल डे एज वाज इन द केस अर्लियर, ठीक है। 1906 में पिंगाली वेंकैया ने इसे होस्ट करा था। कहाँ पर पहली बार, तो आप याद रखेंगे पारसी बेगन स्क्वायर, कहाँ पर, कैलकाटा में, जो कि आ जाता है कोलकाता के अंदर। उसके बाद आता है ब्रेन डे कब मनाया जाता है बच्चे, तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है, इसे 22 जुलाई को मनाया जाता है। किसको प्रमोट करता है, ये ब्रेन हेल्थ को बताता है और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके बारे में डील करता है। उसके साथ लिखा हुआ है बच्चे, इसकी थीम क्या थी, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, ये आप देख लेंगे, ठीक है, इसके साथ का। उसके बाद अगला आता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, हम कब बनाते हैं, 23 जुलाई को, ठीक है। देखिए नेशनल है ये, ठीक है। कहता है यहाँ पर आप सबको पता है रेडियो की क्या इंपॉर्टेंस रही है। जैसे आप आज़ादी की तरफ भी बढ़ते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका प्रयोग करा है। और आप सबको पता है कि आज भी गांव में कई बार किसान किस पे निर्भर है, रेडियो पे निर्भर है, अपनी स्कीम्स वगैरह को लेके, ठीक है। देखिए कहता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन हमने स्थापना करी थी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की, बॉम्बे की, और ये एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन है, याद रखना है। ये पहला रेडियो कंपनी बनी थी इंडिया में, और कब बनी थी, 23 जुलाई 1927 को ये बनी थी। ये इसकी 97th एनिवर्सरी है। प्रसार भारती इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर सर्विस ब्रॉडकास्टर है, याद रखना है आपने। और सीईओ कौन है अभी इसके, तो गौरव द्विवेदी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है इनकम टैक्स डे। अगर आप बात करें तो इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो आपको याद रखना है सर जेम्स विल्सन ने। किसने करा था, जेम्स विल्सन ने। और कब करा था, तो आप याद रखेंगे 1860 में करा था, ठीक है। इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस इसे ऑब्जर्व किया जाता है कब, तो आप याद रखेंगे 24 जुलाई को, क्योंकि इस दिन इनकम टैक्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवाई है, मतलब टैक्स भी कह सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल अर्न करता है या एक प्राइवेट कंपनी इसको अर्न करती है, ठीक है। मतलब मैं और आप कोई भी पैसा अर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये। तो कहता है 2010 में 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे ऑनर किया गया था। 150वीं एनिवर्सरी बनाई गई थी आईटी सिस्टम की इंडिया की, ठीक है। सीबीडीटी की अगर आप बात करते हैं तो ये एक क्या है, आपको पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो आईटी डिपार्टमेंट इसके बारे में बात करती है। ये कब से काम कर रही है, 1964 से, आपको याद रखना है। चेयरमैन कौन है, रवि अग्रवाल। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। अगला ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, कहता है ये हाईलाइट करता है कब मनाया जाता है, 25 जुलाई को। ये बताता है किसके बारे में, ड्राउनिंग ऑन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू प्रमोट लाइफ सेविंग प्रिवेंशन मेजर्स। तो क्या आप देख लेंगे इसके साथ, एनीवन कैन ड्राउन, नो वन शुड, ठीक है। ये आप देख लेंगे इसके साथ क्या क्या है, ठीक है। ये हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है, ड्राउनिंग डे यहाँ पर मनाया
जाता है। अगला आता है उसके बाद आपके पास कारगिल विजय दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे लिए। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है। आप सबको पता है कारगिल वॉर हुई थी हमारे पास 1999 में, जिसमें इंडियन आर्मी की विजय हुई थी किस पर? पाकिस्तान पर। ठीक है, अगर आप बात करें तो इस दिन ही, एक बात और, इस दिन याद रखना है आपने, इसी दिन जब ये 25th कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, तो इसी दिन क्या डिसाइड किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एक पहला ब्लास्ट भी करवाया। किसका? शिनकुनला टनल प्रोजेक्ट का। अब ये टनल प्रोजेक्ट है तो इसमें ब्लास्टिंग कराई गई, और कहां पर हुआ? ये लद्दाख में। और अगर ये लॉन्च हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा, तो ये वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कारगिल वॉर पे आते हैं। तो कारगिल वॉर मैंने अभी आपको बता दिया, ऑपरेशन विजय किसका था? तो ऑपरेशन विजय किसका था? इंडियन आर्मी का था। किसके ऊपर जीत थी? ये हमारी पाकिस्तान पर हमारी जीत थी। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है इंडियन एयरफोर्स का भी यहाँ पर एक प्रोग्राम था, क्योंकि तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। तो इनके वाले का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, इनके वाले का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। क्या नाम था उनका? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। आप याद रखेंगे, जिसमें जितनी भी ग्राउंड एक्टिविटीज़ थी कारगिल वॉर के टाइम पर, उसको कोऑर्डिनेट करना था। उसके अलावा हमारी इंडियन नेवी का भी आ जाता है, तो आपको याद रखना है उसका नाम था, तो आप याद रखेंगे उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। मतलब अगर हम नहीं भी जीत रहे होते, तो मतलब अगर हम मान लो कि अगर हमें नेवी की भी मतलब ज़रूरत पड़ती, तो नेवी फिर सी रूट से जाकर पूरे के पूरे उसको सीज करती। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और इसी कारगिल वॉर के बाद हमारे इंडिया में कंसेप्ट आता है, कौन सा वाला? CDS वाला। ठीक है, CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ फैक्चुअल न्यूज़ हैं, वो आप घर में बैठ के पढ़ लें, एक एक दो दो बार काम हो जाएगा। बाकी जो समझाने वाली थी मैंने आपको समझा दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।